नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब 4 जून को मतगणना होगी। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसके लिए बस चंद दिनों का अब इंतजार बाकी है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का सटीक आकलन शामिल है। बता दें कि इस बार सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने अपना दल एस, सुभा सपा, रालोद, निषाद पार्टी जैसे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पिछले चुनाव में सपा और बसपा साथ थी, लेकिन 2024 में बसपा ने अकेले लड़ने का फैसला लिया। 2019 के चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 64 सीटें हासिल की थी, 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं गठबंधन में बसपा ने 10 और सपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट रायबरेली पर झंडे गाड़े थे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 67 से 72 सीटें मिल सकती हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन सपा, कांग्रेस, टीएमसी को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर मायावती की पार्टी की बात करें तो बसपा को केवल 1 सीट मिलती हुई इस बार एग्जिट पोल में नजर आ रही है। यानी कि बसपा का खाता खुलना भी इस दौरान मुश्किल नजर आ रहा है। अगर आई तो सिर्फ 1 सीट आ सकती है, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। वहीं अकेले कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिल सकती हैं और वोट शेयर 9% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वोट फीसदी की बात करें तो यूपी में एनडीए बीजेपी को 49% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 39% जो वोट है वो इस दौरान यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि 39% वोट इस बार यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें बसपा को लेकर तो बसपा को 8% यानी कि 8% वोट मिल सकता है। इसके साथ ही एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार बीजेपी राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं बिहार में एनडीए को झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे पहले बिहार में कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट किशनगंज थी, जबकि आरजेडी का खाता तक भी नहीं खुला था। ज्यादातर एग्जिट पोल में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देश की सभी लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो गए हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 361 से 401 और इंडी गठबंधन को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हालांकि ये नतीजे नहीं हैं, परिणाम जो हैं वो 4 जून को आएंगे और ऐसे में यूपी में फिर बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को 80 में से 72 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में जताया गया है। सपा कांग्रेस की जोड़ी खास कमाल इस बार भी नहीं दिखा पाएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में इस बार एनडीए बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 49% वोट इस दौरान मिल सकते हैं। तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 67 से 72 यानी कि 72 तक सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं, ये अनुमान जताया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का रन कल संपन्न हुआ और अब बारी है जब परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आउट होगा और ये तिथि है 4 जून, जिसका सब वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 4 जून यानी मंगलवार को मतगणना होगी और सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। अब कुछ ही समय शेष बचा है जब परिणामों की घोषणा हो जाएगी।
तो जो एग्जिट पोल के अनुमान है उसी को लेकर हम यहाँ पर करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है कैप्टन आई सिंह जी आपका। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत पूजा मिश्रा जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता तमजीद अहमद जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अहमद साहब। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पूजा मिश्रा जी, एग्जिट पोल में यूपी में फिर से बीजेपी का डंका बजते हुए दिखाई दे रहा है। एनडीए को 80 में से 72 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में जताया जा रहा है, क्या कहेंगी आप? रेशु जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार जी। नमस्ते। देखिए रेशु जी, जो एग्जिट पोल आ रहा है उस पर चर्चा करने का मन नहीं करता, क्योंकि जो एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखा रहे हैं, अब ये बताए जो एजेंसीज होती है उनका सोर्स क्या है, उन्होंने इंटरेक्शन किया तो किया कहाँ पे, और सैंपल साइज क्या रहा। और अगर आप देखेंगे अगर उन्होंने ऐसे बूथ पे गए कि 2 बूथ ऐसे जो हमारे फेवर में नहीं है, तो वहाँ पे तो 100% भाजपा दिखेगी। अगर वो 2 बूथ पे वहीं चले जाए जहाँ पे जो हमारे फेवर में है, वहाँ पे 100% हम दिखेंगे। तो अगर इन जो एजेंसीज होती है इनकी कोई जवाबदेही तो होती नहीं है, तो ये सर्वे करके फिर इनका सोर्स क्या है, कितने सैंपल साइज में क्या हुआ है, ये सारी ऑथेंटिसिटी जो है समझ में नहीं आती है। हाँ, मैं बात कर लूँ अगर मेरी पार्टी की, तो मेरी पार्टी ने भी सर्वे कराया हुआ है। हमारी पार्टी ने जो है हर लोकसभा से, यहाँ पे जो 80 लोकसभा है उत्तर प्रदेश की, वहां से लगभग 4 से 5 हजार लोगों से जो है बात की हुई है, इंटरेक्शन किया हुआ है। और हमारा सर्वे कहता है कि हम जो है वहाँ पे 50 सीटें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निकाल रहे हैं। और ऐसा देखा गया रेशु जी, जो ये भी आप सर्वे बता रहे हो, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार के भी सर्वेज मैंने देखे हैं, चाहे वो डॉक्टर राकेश जी हो, राकेश पाठक हो, शैलेश जी, हमने बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार के भी सर्वेज देखे जो भाजपा को ओवरऑल 200 में सिमटा दे रही है, 207 में सिमटा दे रही है। तो मैं खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, जहाँ पे मैं बिल्कुल जनता के बीच में, जनता के साथ में, जनता से इंटरेक्ट करते हुए वोटिंग के दिन भी, वोटिंग से पहले भी, कि कहाँ पे कितने वोट पड़ रहे हैं, बूथों पर भी जो है रहे और देखा किन मुद्दों पर वोट कर रही है जनता, ये भी देखा। तो बाकी न्यूज चैनल ने जो सर्वे किए हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन आपके जो इंटरनल सर्वे हैं जो आपने कराए हैं उन पर आपको भरोसा है। मैं वापस से आपके पास आऊंगी पूजा मिश्रा जी, लेकिन तमजीद अहमद जी, एग्जिट पोल के मुताबिक तो देश में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप लोग तो ये तय करने के लिए बैठक कर रहे थे कि इंडी गठबंधन की जीत होती है तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद पहले ही बता चुके हैं इस पद के लिए। पर जो एग्जिट पोल के नतीजे सर सामने आ रहे हैं वो काफी निराश करने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, हमें कोई निराशा नहीं हो रही। हम लोगों को तो पूरी उम्मीद थी कि एग्जिट पोल यही आएगा। आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से एग्जिट पोल के लिए बाइकआउट भी किया था कि हम 3 दिन, क्योंकि हमें पता था कि नतीजे क्या आने वाले एग्जिट पोल के अंदर। वो तो हम सारे नेता लगातार बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल में क्या होने वाला है। अब एग्जिट पोल में हालात ये हो रखी है, कल 1-2 चैनल में देख रहा था कि वहां पे राजस्थान के अंदर 35 सीट एनडीए को दे रखी है। हम लोग भी असमंजस में आ गए, क्या रातों रात सीट बढ़ा दी गई क्या? तब जाके जब गौर से देखा तो किसी सीट रह गई राजस्थान में, लेकिन 35 सीट उन्होंने एनडीए को दे रखी है। तो उनको एक फाइनल फिगर दिया जा चुका है। ये एक फाइनल फिगर है और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। सारे एग्जिट पोल में आप देख लीजिए, कहीं तमिलनाडु में भाजपा को 15 सीट दे रहा है, तो कोई तेलंगाना में 20 सीट दे रहा है, कोई आंध्रा में 10 सीट दे रहा है। तो इतना भ्रामक एग्जिट पोल आया हुआ है कि उन्हें खुद भी यूनानिमस नहीं है। सारे चैनल का आप एग्जिट पोल उठा के देख लीजिए, राज्यवार आप डाटा उठा के देख लीजिए, सब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जनता कोई भरोसा नहीं है, जनता भी मान चुकी है और जनता को भी पता था कि एग्जिट पोल यही आने वाले हैं। 4 तारीख तक इंतजार कीजिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो एग्जिट पोल में जो अनुमान जताया जा रहा है परिणाम भी यही होने वाले हैं, और उस दिन आप ये कहेंगे पूरा जो ठीकरा है वो ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे आप, जिस तरीके से आज एग्जिट पोल को आप नकार रहे हैं। नहीं, नकारने की वजह आप समझिए। आप लोग भी चुनाव के दरमियान थी, हम लोगों ने देख रहे थे, आपके भी जो जितने भी चैनल के रिप्रेजेंटेटिव थे, जब लोगों से जाके बात कर रहे थे, लगभग सभी वो कह रहे थे कि हम मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, मुद्दे पर। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से 7 चरणों तक डिटेल थी। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बात कही, उसकी बात हम लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा भी नहीं कर सकते सभ्य समाज में, कि किस तरीके का उन्होंने चुनाव प्रचार किया, कि सभ्य समाज में हम लोग उसको बैठ के चर्चा भी नहीं करना चाहते। तो निश्चित रूप से अचानक से ये कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा है, तो प्रश्न तो खड़े हो रहे हैं।
बहुत जबरदस्त तरीके से प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जनता के अंदर भी इस चीज को लेकर चर्चा है कि क्या वो जो 6-7% वोट भारतीय जनता पार्टी ने के इशारे पे बढ़े थे या बढ़ाए गए थे, क्या वो काम कर रहा है? तो इसके पीछे का जो टॉनिक है उसको जनता समझना चाह रही है कि वजह क्या है कि एग्जिट पोल इस तरीके से आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जनता के अंदर विरोध था पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करने की स्थिति में नहीं रह गए थे, लोग जिस गांव में जा रहे थे वहां से भगा दे रहे थे। उसके बावजूद अगर एग्जिट पोल आ रहे हैं इस तरीके के, तो दो प्रश्न तो निश्चित रूप से खड़े हो रहे हैं कि मीडिया एक तो पूरी तरीके से जिस तरीके से इसको बाइफरकेट करके अगर आप राज्यवार देखेंगे तो पूरी तरीके से भ्रामक है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है इस पर बहुत प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अचानक से कहना है कि जो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न दिखा खड़ा रहे हुआ है। हैं वो पूरे तरीके से भ्रामक हैं, परिणाम जो आएंगे वो एकदम इनसे अलग होंगे। क्या कहेंगे कैप्टन आई सिंह जी, क्योंकि जो एग्जिट पोल की अगर यहाँ पर बात करें तो उसमें जो अनुमान जताया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आपको 80 में से 72 सीटें मिल रही हैं। लेकिन पूजा मिश्रा जी अभी कह रही थी कि हमने तो अपना इंटरनल सर्वे कराया है, 50 सीटें तो हमारी ही आ रही हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। रेतु जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मिल रही है सर अभी। देखिए रेतु जी, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में काम किया है, देश की जनता का विश्वास जीता है और हम जन जन के साथ खड़े हैं। और हमें पूरे देश की जितनी भी एजेंसियां हैं सब पे हमें पूरी रूप से विश्वास है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे जो चौथा स्तंभ मीडिया है, हमें सबके ऊपर विश्वास है। क्योंकि हमारे देश की ये संस्थाएं हैं, ये पाकिस्तान की नहीं है जो मैं इन पर विश्वास ना करूं, मगर ये वो लोग हैं कि अपने देश की किसी भी एजेंसी पे विश्वास नहीं करते। न्यायपालिका इनके फेवर में अगर कोई आदेश ना करे तो न्यायपालिका पे सवाल उठा देते हैं। मीडिया इनके फेवर में बात ना करे, अगर वो सत्य दिखा दे तो उस पर सवाल उठा देते। इसी तरह से चुनाव आयोग पे उठाने लगे हैं। तो ये लोग वो है कि जो जिनका देश से और देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये संविधान को मानते नहीं है, सिर्फ अपने लोगों को मानते हैं, अपनी कही हुई बातों को मानते हैं। तो इनसे जनता परेशान हो चुकी है, इसलिए जनता अब इनको सत्ता में दोबारा कभी लाना चाहती भी नहीं है और आगे लाएगी भी नहीं, क्योंकि इनके झूठ सुन के, इनके एक तरफा बातें सुन के, देश विरोधी बातें सुन के आम जन बहुत ही हताश हो चुका है। और हमने जिस तरह से 10 साल में जो कार्य किया है वो देश की जनता ने देखा है कि हमने एक ही बात करी कि सबका साथ सबका विकास, मगर इनके यहाँ एक बात होती है कि परिवार का साथ परिवार का विकास। आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी जो परिवार के अलावा कहीं देश की बात करती हो, देश के लिए सोचती हो? आज लालू यादव किसके लिए सोच रहे हैं? तेजस्वी यादव के लिए। ममता जी किसके लिए सोच रही है? अपने भतीजे के लिए। इसी तरह से कांग्रेस में सोनिया गांधी किसके लिए सोच रही है? राहुल गांधी के लिए। तो ये पारिवारिक पार्टियां हैं, ये देश से कोई मतलब नहीं इनका, देश में कोई सरोकार नहीं है। और आज दिन तक ना इनने देश का विकास किया है, तो वो फिर देश की जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी एजेंसियां हैं, उन पर विश्वास ये कहाँ से करेंगे? ये तो ठीक है, पूजा मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। कैप्टन आई सिंह जी कह रहे हैं कि आप तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं करते, और इसके साथ ही कैप्टन आई सिंह जी का ये कहना है कि आपने कोई कार्य किया नहीं, अगर आपने कार्य किया है तो सिर्फ अपने परिवार के लिए किया है, और मोदी जी ने इस देश के लिए कार्य किया है, इस देश के विकास के लिए कार्य किया है, इसीलिए जनता उन पर पूरा विश्वास रख रही है। और जो एग्जिट पोल में अभी जो अनुमान है वो परिणामों में घोषित होंगे 4 जून को। देखिए जो है रेशु जी, मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता से सहमत हूँ कि जो है हमारी पार्टियों ने पहले ही बोल दिया था कि एग्जिट पोल इस तरीके से आने वाले हैं। और जो है भाजपा के प्रवक्ता से कह रहे थे ना कि जो है कार्य किया हुआ है, जनता के लिए कार्य किया हुआ है, तो शायद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका भान ही नहीं है कि उन्होंने जनता के लिए कार्य किया है और कार्यों पे बात कर लेते। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, अंत आते तक जो है मुजरा से लेकर के खुद को आजन्मा तक कह दिया, वो कार्य किए होते तो कार्य की बात करते, कार्य नहीं किया इसलिए कार्य की बात नहीं की। और ये बात करें परिवारवाद की, तो जैसे कि बिहार की बात कर ली जाए, बिहार में तेजस्वी यादव जी ने जो है नौकरियां दे दी, तुरंत पेपर लीक नहीं हो, कोई घोटाला नहीं। जैसे जो नीतीश जी एनडीए चाहते हैं, एनडीए के साथ में होते हैं, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। और ये बताइए जब वो नौकरियां दे रहे थे ना, तो तेजस्वी यादव जी देख रहे थे उनका भतीजा कौन सा है, बेटा कौन सा है, कहाँ पे है, उनको लाइन लगा करके नौकरियां दे रहे थे ना।
इन्होंने नौकरी दी नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एग्जिट पोल के हमें अंदाजा था, ये हमारी पार्टियां पहले से अनाउंस कर रही थी कि जैसे ऐसा होगा, एग्जिट पोल इस तरीके से शो किया जाएगा। कह रहे एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, कैसे भरोसा कर ले। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर ईडी जाती है, उसके बाद में आपके साथ वो आ जाते हैं, फिर वो मुक्त हो जाते हैं। ईडी की जो है फाइलें खो जाती है, कैसे विश्वास कर ले हम एजेंसियों पे, या फिर जो है आपके जो सरकारी तमका है उस पर कैसे विश्वास कर ले। चंडीगढ़ में जब हम देखते हैं इस तरीके का हालात, तो कैसे विश्वास करेंगे। पूजा जी, आप जो बातें कह रही हैं उस पर मैं जवाब यहाँ पर जरूर लूंगी कैप्टन आई सिंह जी से, लेकिन मुझे एक ब्रेक भी लेना है। और फिलहाल हमारे साथ कुमार श्रीकांत राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप वो भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे विशेष कार्यक्रम में। कुमार श्रीकांत, फाइनल रिजल्ट से क्योंकि एग्जिट पोल के जो डेटा है वो मैच हो जाएं ये जरूरी नहीं है। एग्जिट पोल कई बार सही भी साबित होते हैं तो कई बार गलत भी होते हैं, और इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। 2019 में अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया था और नतीजों ने भी उसी पर मोहर लगाई थी। पर इस बार के एग्जिट पोल आपको क्या लगता है, क्या वाकई परिणाम में भी बदल जाएंगे 4 जून को? देखिए, मैंने चुनाव से पहले ओपिनियन पोल भी किया, ओपिनियन पोल के लिए भी कुछ काम किया है, और चुनाव के बिटवीन द इलेक्शन एग्जिट पोल के लिए भी काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से इंडी गठबंधन को हम लोग सोच रहे थे कि इंडी गठबंधन बेहतर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जमीन पर इंडी गठबंधन ने बेहतर चुनाव लड़ा है कुछ एक जगह पर, और वो बड़ा दिलचस्प चुनाव लड़ा है। दूसरा ये है कि मान लीजिए एग्जिट पोल 1 खराब होता है, 1 का प्रेडिक्शन गलत है, 2 का प्रेडिक्शन गलत है। अगर आप तमाम एग्जिट पोल ले लीजिए और कुछ उस खेमे के भी एग्जिट पोल ले लीजिए जो विरोधी खेमा है या फिर उनके सिंपैथाइजर कुछ लोग हैं, अगर उनका भी एग्जिट पोल ले लीजिए तो आप देखेंगे मोटा मोटी सभी बीजेपी या एनडीए को 320 के प्लस दे रहा है। मतलब एक सबका एक औसतन एग्जिट पोल अगर आप लीजिए तो एनडीए तकरीबन 330-320 के प्लस है। यानी कि 2019 की गणना बीजेपी कहीं बेहतर करती हुई नजर आ रही है, उस टैली को भी ठीक कर रही है, उस टैली के आगे भी जा रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे चुनाव में ये रहा कि जिस टॉपिक पर या जिस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश इंडी गठबंधन ने की, उस मुद्दे को या फिर उस टॉपिक को बीजेपी ने न केवल क्रॉस वेरीफाई किया, उसका उदाहरण निकाला और उसको बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करके उस मुद्दे को एक तरीके से टॉप अप किया। तो टॉप अप की रणनीति जो बीजेपी की रही है और नरेंद्र मोदी की रही है वो काफी काबिले तारीफ है। दूसरा ये है कि इंडी गठबंधन कुछ राज्यों पर ज्यादा फोकस दे रहा था उत्तर प्रदेश के भीतर। इसके साथ ही आप ये भी बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव ने 69 रैलियां की और 4 रोड शो किए, राहुल गांधी ने 107 जनसभाएं की और इसके साथ ही रोड शो भी किए, पीएम मोदी ने 206 जनसभाएं और रोड शो की। लोकसभा चुनाव के प्रचार में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर जितनी जनसभाएं की हैं उससे अधिक अकेले प्रधानमंत्री ने चिलचिलाती गर्मी में जमकर पसीना बहाया है। और बीजेपी अब कह रही है कि जनता ने उसी का आशीर्वाद मोदी को दिया है और जनता के बीच न रहकर एसी की हवा खाने वालों को नकार दिया गया है। देखिए रेशु जी, ये कहना कि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है काफी रैलियां की हैं चिलचिलाती धूप में, तो आप इस चीज को नजरअंदाज कर दे रही हैं कि जो है माननीय राहुल गांधी जी लगातार यात्राएं कर रहे हैं। मैंने नजरअंदाज नहीं किया, मैं हमेशा इस बात के लिए कहती हूँ, राहुल की पद यात्रा के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, राहुल की न्याय यात्रा की भी हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नकार रही हूँ। और मैंने बताया भी कि कितनी जनसभाएं अखिलेश यादव ने की हैं, कितनी राहुल गांधी ने की हैं, वो भी मैंने गिनवाया, उसके बाद में मोदी जी पर आई। तो आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि जब जो ये आप इलेक्शन टाइम के काउंट कर रहे हैं, पर इससे बहुत पहले से ही जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस है, वो जनता के बीच में ही रह रही थी, जनता के मुद्दे उठा रही थी, जनता के साथ खड़ी थी, चाहे वो हमारी पीडी यात्रा के थ्रू चल रही हो, चाहे जो है हमारी जो है ग्राम सभाओं में जो है पंचायतें चल रही थी, हमारे यहाँ पे किसान जो है पंचायत चली थी, हमारे यहाँ पे युवा पंचायतें चली थी। जो है समाजवादी पार्टी लगातार कंटिन्यूसली जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर के अलग अलग तरीके की पंचायतें, अलग अलग तरीके की उनकी समस्याओं को सुनना, उनका निवारण करना, ये करती चली आ रही थी। और कांग्रेस भी जो है अपनी यात्राएं चला रही थी। तो ये
ये कह सकते हैं कि जनसभाओं का रेशियो कंपेयर किया जाए माननीय प्रधानमंत्री से कम है। हाँ, प्रधानमंत्री जी जनसभाएं करते रहे, करने की जरूरत है उनको, उन्होंने 10 साल कार्य किया नहीं, तो उनको जनसभा में जा जा करके ये भाषण तो देना ही पड़ेगा ना कि मुजरे की बात करे, पाकिस्तान की बात करे, कुछ तो जो है अपनी मैनिफेस्टो की बात ना करके विपक्ष के मैनिफेस्टो की बात करे। ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ती ना उनको, कार्य नहीं किया हुआ था। देखिए रेशु जी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि एग्जिट पोल कितना ऑथेंटिक है, क्या सोर्स है, एक बार सोर्स तो पता है ना कि हाँ हमने जो है किस आवर में जो है सर्वे किया है, किस एज ग्रुप के बीच में सर्वे किया है, मेल से बात की हुई है, मेल से बात की हुई है, छात्रा से बात की हुई है। तो ये देखिए जब जो वोट डालते हैं वो अलग अलग एज ग्रुप अलग अलग मुद्दों पे वोट डालते हैं, एजुकेशन वाले अलग मुद्दों पे वोट डालते हैं। तो अगर हमने जो वर्क किया हुआ है, जनता के बीच में वर्क किया हुआ है, तो हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें कोई डाउट नहीं है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे रेशु जी जो है जिस तरीके से जो है बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से वर्क किया है ये, और जो परिणाम आएगा वो आएगा जो है इंडिया अलायंस के पक्ष में ही परिणाम आएगा। ठीक है, मंगल को किसका मंगल होगा ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन तो शेष नहीं रह गए हैं। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, अभी आपने पूजा मिश्रा जी को सुना, वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने इतनी जनसभाएं, इतने रोड शो, इतनी रैलियां सिर्फ इसलिए की क्योंकि 10 साल के भीतर वो कोई काम नहीं कर पाए, और काम नहीं कर पाए तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए लगातार वो मंच पर भी कांग्रेस सपा के मैनिफेस्टो को ही गिनाते हुए नजर आए। देखिए रेशु जी, अगर पूजा मिश्रा जी थोड़ा सा भी पढ़ लिख के आती, कुछ देख के आती, नहीं है तो आजकल तो पूरा इंटरनेट में सब पड़ा है, उस पर भी सर्च मार के आ जाती। ये प्रधानमंत्री जी हर सभा में, हर मीटिंग में अपने विकास कार्यों का जो है ना सामने लेके आते हैं कि हमने देश में क्या किया है और आगे हमारा क्या विजन है। हमने तो 45 तक का अपना विजन रख दिया है, 2 दिन का नहीं, 43 तक का बना दिया है प्लान, और ये कहती है कि वो कुछ बताते नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि इनकी पार्टी ऐसी है कि जिसमें परिवार के अलावा और कोई है ही नहीं। पहले तो फिर भी इस पार्टी की गिनती होती थी कि एमवाई पार्टी है, मतलब मुस्लिम और यादव पार्टी है। अब तो ये यादव इनके साथ नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने 5 टिकट यादवों को दिए, वो अपने घर वालों को दिए, रेफई परिवार को दिए, इससे आगे किसको दिए। तो यादव भी अब इस बात को जान चुका है कि ये हमारी पार्टी नहीं है, हमें ये नेता मानते ही नहीं है। अगर ये यादवों को नेता मानते तो किसी न किसी सेपरी से बाहर के ये तो इस बात से भी नाराज है ना कि आपने तो यादवों को भी अपने पाले में कर लिया, आप तो मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं उनको। हम वही तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सबके लिए सम्मान है, हमारे यहाँ सबके बराबर इज्जत है, सम्मान है, मगर इनके यहाँ नहीं है। रेफई परिवार के अलावा इनके यहाँ ना यादवों की गिनती है, ना मुस्लिम समाज की गिनती है, बाकी अन्य की तो हो ही क्या सकती है। तो इन्होंने देख लिए ना कि किसी भी यादव को इसी ओर के नहीं समझा है कि वो चुनाव लड़ सकता है। थोड़ा सा जानकारी रख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि मैं कहना नहीं चाह रही थी कि राकेश यादव भी जो है हमारे प्रत्याशी हैं, खजुराहो से भी जो है हमारे जो है अग्रणी प्रत्याशी थे, लेकिन आपने शायद जानकारी नहीं रखी, करे क्या उनका है ना, तो आप जो है वही बोलना चाहेंगे जो आपको अगली पार्टी के लिए बेहतर रहेगा। सारे की बात फिर भी कर रहे हैं, उठाते हैं। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के पास फिर से वापस आऊंगी, पूजा जी, कैप्टन आई सिंह जी, ठीक है आऊंगी वापस आपके पास, आप दोनों के पास आऊंगी। धैर्य से डिबेट होने दीजिए, आप देखिए सबको अवसर मिलने दीजिए। पूजा जी ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, आप तो भरोसा करते हैं ना, वो भरोसा नहीं करते, आप तो भरोसा करते हैं ना, तो आप धैर्य रखिए। अगर आपको लगता है कि जनता एक बार फिर से आपको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने वाली है, तो आप क्यों इस तरीके से हाइपर हो रहे हैं? आप धैर्य रखिए ना, आप तो कम से कम कूल रहिए। दोनों इस तरीके से बातें करेंगे सर, शोभा नहीं देता ना। ठीक है सर, बाकी देखिए बाकी भी पैनलिस्ट है, उनसे भी बात करने दीजिए। एक बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है, बाकी लोगों को भी मुझे मौका देने दीजिए। ठीक है सर, वापस से आऊंगी आपके पास। कुमार श्रीकांत, करीब 73 साल की उम्र में मोदी जी ने जितनी सभाएं की हैं और जो दूरी तय की हैं, इस मामले में उनके नजदीक भी कोई नेता नहीं टिकता। इसके साथ ही उनकी बोलने की शैली लोगों को काफी प्रभावित करती है। हालांकि इस बार मंच से उन्होंने
ऐसी कई बातें भी कही जिससे उनकी आलोचना भी हुई है। पर इस बार क्या आपको लगता है कि जो मोदी की गारंटी है उन पर लोगों ने खूब भरोसा किया है, खूब विश्वास जताया है? देखिए, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की मैंने तकरीबन 17 से ज्यादा जनसभाएं और रैलियों को कवर किया। मैं वहां मौजूद था और न केवल नरेंद्र मोदी को बल्कि मैंने जनता से भी बातचीत की और उनकी भी नब्ज समझने की कोशिश की। और ऋषि जी, आप तो जर्नलिस्ट हैं और इस प्रोफेशन में बहुत दिनों से हैं जी। नेता को बोलते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझकर हम लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं कि ये जो आयातित भीड़ है, जो बुलाई हुई भीड़ है, ये मुद्दे को सुनने आई है, पैसे से आई है या फिर अपने नेता के लिए आई है। देखिए, नरेंद्र मोदी की जनसभा में जो जुटने वाली भीड़ थी वो मैंने तमिलनाडु में भी देखा, रांची में भी देखा, बिहार में भी देखा। वो कहीं ना कहीं भीड़ नरेंद्र मोदी को सुनने देखने नहीं, बहुत कुछ जो आशाएं अपेक्षाएं थी अगर उनकी पूरी हो रही थी तो उनके जन समर्थन में वो भीड़ वहां पर खड़ी थी। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में इसका ये मतलब नहीं कि समाजवादियों ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन समाजवादी जहां ये कहते हैं कि आ रहे हैं अखिलेश, तो ये चुनावी मुद्दा नहीं, ये डर का मुद्दा बन जाता है कि अखिलेश आएंगे, बवाल होगा, उपद्रव होगा और कहीं ना कहीं वो लोग जो एक खास जाति के हैं वो बाकियों का शोषण करेंगे। हम लोग बड़ा अर्थमेटिक समझने की कोशिश करते हैं और बड़ी जमीनी सच्चाई देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीडीए की आप बात कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। संक्षेप में कुमार श्रीकांत जी, समय का अभाव है इसलिए संक्षेप में सर। हाँ, मैं संक्षेप में ही आ रहा हूँ। देखिए, बीजेपी ने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और अखिलेश और इंडी गठबंधन में छोटे दल बिल्कुल सिरे से गायब है। ये सबसे बड़ा कारण है। बीजेपी अगर एग्जिट पोल में, जमीन में या हर तरीके से बेहतर करते हुए नजर आ रही है। और एक और खास मुद्दा है, मुझे जहाँ तक लगता है, एमवाई की बात कर रहे हैं लेकिन महिलाओं ने बीजेपी को या एनडीए के समर्थन में इतने बड़े पैमाने पर महिलाएं खड़ी हुई हैं, महिलाएं वोट दे रही हैं। मुझे लगता है कि मोदी का एमवाई फैक्टर महिला और युवा है जो मोदी के साथ आज भी खड़ा है, जो 2014 में मोदी। चलिए, कौन सा फैक्टर काम आया और कौन सा फैक्टर ऐसा था जिसको जनता ने नकार दिया, ये तो 4 जून की प्रतीक्षा है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।